मंजू ने रसोई का स्लैब साफ करा, नल बंद किया और गहरी सांस लेते हुए सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। उसकी गहरी सांस बता रही थी कि उसकी पहली पारी के घरेलू काम खत्म हो चुके हैं और एक कप चाय पीते हुए तसल्ली से बैठने का समय आ गया है। उसने चाय बनाई और टीवी के आगे पसर गई। चैनल उलट पुलट कर देखे, कहीं कुछ ढंग का प्रोग्राम नहीं आ रहा था तो फ़ोन उठाया और लगी सहेलियों से बतियाने। ये मंजू का रोज का रूटीन था। सुबह 6 बजे से उठकर 11 बजे तक घर के सब काम निपटाती, लंच की तैयारी कर लेती और फिर एक आधा घंटा टीवी देखते हुए सुस्ताती या फिर किसी न किसी सहेली को पकड़कर फ़ोन पर गप्पे मारती और फिर नहाने जाती। नहाकर दूसरी पारी के काम निपटाने में फिर से मुस्तैद हो जाती, क्योंकि जो हम हाउसवाइफ्स होती हैं उनका यही रूटीन होता है। उसी तरह से मंजू भी बेफिक्र होकर बतिया रही थी और उसकी सासू माँ यानी कि केतकी जी उसे दूर से ही घूर कर मुँह बना रही थी। जब उनसे नहीं रहा गया तो बोल ही उठी, बेटा बातें बाद में कर लेना, जरा उठकर नहा धो लो, कुछ घड़ी पूजा पाठ कर लो। इस पर मंजू ने उन्हें ऐसे घूरा जैसे किसी अपरिचित को देखकर समझने की कोशिश कर रही हो कि ये आखिर कौन है साहिबा जो मुझसे ऐसे बात कर रही है। मंजू बोली, चली जाऊंगी मम्मी जी, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है, सुबह से काम करके थोड़ा थक गई हूँ और बोर भी हो रही थी। इस तरह से गप्पा ब्रेक लेने से हमारा रूटीन बोरिंग काम करते हुए बना मेंटल ब्लॉक रिलीज हो जाता है और हम रिफ्रेश हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी दिन में ऐसे 2-3 ब्रेक ले ही लिया करो, आपका भी मूड फ्रेश रहेगा। ये कहकर मंजू हंसने लगी। उसकी हंसी से केतकी जी और चिढ़ गई। बस बस, मेरे पास ऐसे ब्रेक लेने का फालतू समय नहीं है और न ही मुझे घर के काम बोरिंग लगते हैं, तुम ही लो अपना गप्पा ब्रेक, चिढ़े स्वर से कहकर केतकी जी बुरा सा मुंह बनाकर चली गई। कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा था। केतकी जी बात बात पर मंजू को टोकने लगी थी। उसके लिए केतकी जी के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। मंजू भी हैरान थी कि अचानक मम्मी जी को क्या हो गया। पहले तो उन्होंने ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं किया। 8 साल हो गए थे मंजू को इस घर की बहू बनकर आए। सबसे ज़्यादा सपोर्ट उसे केतकी जी का ही मिला था। अनुज से लव मैरिज हुई थी उसकी। मंजू के घरवाले इस शादी के विरुद्ध थे, पर अनुज के घरवालों ने उसे बड़े प्यार से अपनाया। मंजू उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आर्किटेक्ट थी जहां अनुज सिविल इंजीनियर था। वहीं दोनों की मुलाकात हुई जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आज दोनों अपने 2 प्यारे बच्चों के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे। मंजू एक करियर ओरिएंट लड़की थी। शादी से पहले उसने कभी रसोई घर का रुख भी नहीं किया था। घर गृहस्थी को संभालने की तो बात दूर, उसे चाय तक बनाना नहीं आता था। लेकिन केतकी जी की ममता भरी छत्र छाया में और अनुज के प्यार भरे सहयोग से उसने धीरे धीरे सब सीख लिया। बच्चों के होने के बाद उसने जॉब भी छोड़ दी। घर में मेड थी, काफ़ी कुछ काम वही कर जाती थी। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाना, उन्हें एक्टिविटी क्लासेस ले जाना, बाजार से ज़रूरी सामान लाना, ये सब मंजू संभाल रही थी। केतकी जी भी कुछ ना कुछ काम करती रहती, पर उनकी भूमिका हेल्पर की ही रहती। इस तरह से सब कुछ बढ़िया चल रहा था। किसी को किसी से कोई भी शिकायत नहीं थी। पर कुछ दिनों से केतकी जी का व्यवहार बदल गया था। उन्हें मंजू में कमियां नजर आने लगी थी। कुछ दिनों से नहीं, बल्कि ठीक उसी दिन से जब वे अपनी बड़ी बहन कामिनी के घर से अपने भांजे की शादी अटेंड करके वापस लौटी थी। कामिनी जी की बड़ी बहू लता से वे बहुत प्रभावित हुई थी। हर समय मम्मी जी कहकर सास की सेवा में खड़ी रहने वाली लता, सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करने वाली, पाक कला में निपुण लता, और तो और सोने से पहले सास के पैरों में तेल लगाने वाली लता। केतकी जी आश्चर्यचकित रह गई कि आज के दौर में भी ऐसी बहुएं होती हैं। पहली बार केतकी जी को मंजू में असंख्य कमियां नजर आने लगी। उन्हें एहसास होने लगा कि बहू के चुनाव में उनसे गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की बात झट से मान ली, वरना खोजने पर तो शायद लता जैसी बहू मिल जाती। कैसी गुणी हैं। सास के कपड़े अपने हाथों से प्रेस करना, पैर दबाना, तेल लगाना। केतकी जी का मन अपनी ही बहन के लिए ईर्ष्या से भर उठता। लता से मिलते ही केतकी जी को अपने जीवन में भारी कमी का एहसास होने लगा, और वही एहसास जब तब मंजू के आगे छलकने लगा था। दोपहर में मंजू हॉल में बच्चों को पढ़ा रही थी कि तभी केतकी जी ने उसे खबर दी, मंजू आज रीमा घर पर आ रही है, साथ में उसके सास ससुर भी आ रहे हैं।
वे तो आज ही चले जाएंगे, पर रीमा कुछ दिन रहेगी। बच्चे अपनी इकलौती बुआ के आगमन की बात सुनकर खिलखिला उठे। बुआ से उनकी पटती जो थी, कोई ना कोई गिफ्ट भी जरूर मिलता था। सूचना देकर केतकी जी जाने लगी, तभी उनकी नज़र मंजू के कपड़ों पर पड़ी। मंजू सफ़ेद टॉप और ब्लू जीन्स में बैठी थी। बालों को ऊपर से लपेटकर क्लिप लगाया हुआ था। बहुओं वाला कोई बनाव श्रृंगार नहीं था। केतकी जी की आंखों के सामने साड़ी में लिपटी सजी धजी लता की मोहक छवि तैर गई। मन एक बार फिर से खिन्न हो गया, लेकिन खुद को संभालते हुए केतकी जी बोली, सुनो मंजू, रीमा के सास ससुर के सामने ऐसे मत रहना, जरा बन संवर के आना, हो सके तो साड़ी पहन लेना। मम्मी जी, मुझसे ये साड़ी वाड़ी नहीं संभलती, अगर पहन भी ली तो फिर मुझसे कोई काम नहीं हो सकेगा। साड़ी संभालूंगी या उनकी मेजबानी करूंगी। ऐसा कीजिए, साड़ी आप पहन लेना और काम मैं संभाल लूंगी। ये कहकर मंजू अपने चिर परिचित अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन केतकी जी का उसका यूं हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मंजू का ऐसा ही स्वभाव था, बात बात पर हंसना, खिलखिलाना, जो भी दिल में है झट से कह देना। अभी तक केतकी जी को मंजू की यह बात बहुत पसंद थी, पर उनको आज ये जुबान लड़ाना लग रहा था। रीमा अपने सास ससुर के साथ आ गई। मंजू ने सबकी गरम गरम नाश्ते के साथ खूब हंस बोलकर आवभगत की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर केतकी जी कुछ बुझी हुई थी, जिसे रीमा ने भी महसूस किया। जिस तरह से केतकी जी मंजू को देख रही थी, रीमा ने भांप लिया कि जरूर भाभी और माँ में कुछ शीत युद्ध चल रहा है। हालांकि वो आश्चर्यचकित थी, क्योंकि पिछले 8 सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। अपने समधियों को विदा करके केतकी जी रीमा के साथ बतियाने बैठ गई। और सुना, क्या हालचाल है तेरे? हमारे दामाद जी का क्या हाल है? रीमा कहती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है मम्मा, आप सुनाइए। आप मौसी के यहाँ शादी में गई थी, कैसी रही शादी? कैसी हो उनकी नई बहू? रीमा ने जैसे केतकी जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। रीमा अपनी माँ के बहुत करीब थी, इसलिए केतकी ने अपने दिल का गुबार बेटी के सामने निकाल दिया। माँ का हताशा भरा यह रूप देखकर रीमा अवाक रह गई। उसे समझ में ही नहीं आया कि वह क्या कहे। अच्छा चलो छोड़ो मम्मा, मुझे अपने हाथ की 1 कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिलाओ ना। ये कहकर रीमा ने बात की धारा बदल दी। केतकी जी खुशी खुशी चाय बनाने चली गई। वहीं दूसरी ओर रीमा सोच में पड़ गई कि ये बैठे बैठाए माँ को क्या हो गया। केतकी जी चाय बनाकर लाई तो रीमा अपने बैग से कुछ निकाल रही थी। रीमा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, मम्मा पिछले महीने बेंगलोर गई थी ना, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, देखो। लेने से मना मत करना, वरना मुझे बहुत दुख होगा। केतकी जी कहती हैं, अरे मना क्यों करूँगी भला, वैसे भी तू मेरे टेस्ट को अच्छे से जानती है, तेरी लाई हुई सभी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं। रीमा ने खुश होते हुए बैग से एक सुंदर सा अनारकली सूट निकालकर केतकी जी की ओर बढ़ा दिया। सूट देखकर केतकी जी अचरज में पड़ गई, पर रीमा की भावनाओं का ख्याल रखते हुए थोड़ा सा संयत हुई। रीमा, क्या ये अनारकली तू मेरे लिए लाई है? लेकिन तुझे पता है ना, मैं ये सब नहीं पहनती, बस साड़ी ही पहनती हूँ। रीमा कहती है, मैं जानती हूँ मम्मा, तुम नहीं पहनती, पर जब मैंने इसे देखा तो बस तुम्हारी ही याद आई। मेरे दिल ने कहा, तुम इसमें कितनी खूबसूरत और यंग लगोगी। क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? ये अनारकली तो तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। रीमा केतकी जी के गले में बाहें डालते हुए एक बच्चे की तरह जिद करने लगी। रीमा का स्वर रुआसा हो गया और बोली, मम्मा क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? केतकी जी कहती हैं, पसंद तो है, बहुत सुंदर सूट है। ऐसा कर, तू इसे अपनी भाभी को दे दे, उस पर यह सूट खूब अच्छा लगेगा। रीमा कहती है, नहीं मम्मा, मंजू भाभी के लिए नहीं, ये मैंने बड़े चाव से आपके लिए ही खरीदा है और यह मेरी जिद है कि आप ही इसे पहनेंगी। चलिए अब जल्दी से इसे पहनकर दिखाइए। केतकी जी की तो जैसे जान ही सकते में आ गई। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर रीमा ऐसी जिद क्यों कर रही है। उन्होंने आज तक कभी भी सूट नहीं पहना था, वो भी इतना फैशनेबल स्टाइल वाला सूट तो वो पहन भी नहीं सकती थी। लेकिन इसे कैसे समझाएं, ये तो जैसे बाल हट लेकर बैठ गई है। केतकी जी ने उस सूट की कमर देखी और बोला, बेटा ये बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग का है, मैं तो इसमें फिट नहीं हो पाऊंगी। रीमा ने सूट को उलट पुलट कर देखा। सूट केतकी जी के हिसाब से वाकई टाइट फिटिंग का था। वापस से वो फिर से मनुहार करने लगी, मेरी प्यारी मम्मा, ये सूट थोड़ा ही टाइट है, आप ऐसा कीजिए
कल से थोड़ी डाइटिंग वॉक वगैरह शुरू कर दीजिए, फिर देखिए महीने भर में कैसे ये आपको पूरा फिट आ जाएगा। इस बार केतकी जी बुरी तरह से झल्ला गई। ये कैसा मजाक है रीमा, मुझे नहीं पहनना कोई अनारकली वनारकली। केतकी जी को आखिरकार गुस्सा आ गया। रीमा ने बच्चों की तरह मुंह फुला लिया और बोली, मम्मा क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? केतकी जी बोली, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ बेटा, बहुत प्यार, पर तुम्हारी ये मांग बिल्कुल बचकानी है कि तुम्हारे लिए मैं जबरन इस सूट में फिट होकर इसे पहनने लगूं, जबकि मैं ऐसे कपड़े पहनने की ना तो आदी हूँ और ना ही कंफर्टेबल हूँ। रीमा कहती है, तो मम्मा फिर आप मंजू भाभी के लिए मौसी के यहाँ की लता स्टाइल सूट क्यों बना कर ले आई हो और चाहती हो कि वो उसमें फिट हो जाएं, जबकि वो सूट उनकी प्रकृति और स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। रीमा ने केतकी जी की तरफ ठहरी हुई नजरों से देखते हुए कहा। केतकी जी को रीमा की कही हुई बात समझ में नहीं आई और पूछा, ये क्या कह रही हो? मैं तो कोई सूट नहीं लाई हूँ उसके लिए। लाई हो मम्मा, लता जैसी बहू बनने की अपेक्षा का सूट लाई हो और भाभी को जबरन उसमें फिट करने की कोशिश कर रही हो। वो नहीं हो रही हैं तो उनसे आप शिकायत करने लगी हो, वरना अब से पहले आपको उनसे कोई भी शिकायत नहीं हुई। उल्टा आप उनकी तारीफ ही किया करती थी कि कैसे उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के आगे कैरियर को महत्व नहीं दिया, कैसे धीरे धीरे आपसे घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया। अब वह सब भूलकर आपको ये सब नजर आने लगा कि वे लता जैसी सुबह नहीं उठती, पूजा पाठ नहीं करती, आपके पैर नहीं दबाती, बहुओं की तरह पहन ओढ़कर नहीं रहती। और मान लिया जाए कि वो ये सब करने भी लग जाएं, तो आपका क्या भरोसा, फिर किसी और की बहू देख लेंगी और उनके लिए फिर से अपेक्षाओं का नया परिधान तैयार कर देंगी और चाहेंगी कि वे उसमें भी फिट हो जाएं। ऐसी अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है मम्मा। केतकी जी चुपचाप रीमा की बात सुन रही थी। एक बात और मम्मा, भाभी हंसमुख हैं, अभी तक आपकी बातों को सहजता से ले रही हैं, यह तो मैंने आज खुद देख लिया। लेकिन अगर आपका रवैया यही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वो आपको पलटकर कठोरता से जवाब भी देने लगेंगी, ठीक ऐसे ही जैसे अभी तक आपने मुझे दिया, और फिर इस घर की शांति भंग होते देर नहीं लगेगी। रीमा की बातों ने केतकी जी को झकझोर कर रख दिया। वाकई वे मंजू के लिए बहन के घर से कैसा काल्पनिक परिधान लेकर आई थी, जो कि पूरे परिवार के लिए कितना बड़ा अभिशाप बन सकता था। अपनी गलती समझकर केतकी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन आंसुओं ने भ्रमित अपेक्षाओं का परिधान तार तार कर दिया। बहुत दिनों के बाद केतकी जी को पहले की तरह सब कुछ सहज लग रहा था। रीमा की बातों को काटते हुए बोलने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है, फिर से नहीं तैयार करूंगी कोई सूट, पर ये तो बता अब इस अनारकली का क्या होगा? रीमा ने हंसते हुए जवाब दिया, इसका क्या होना है, इसे तो वही पहनेगा जिसके लिए ये बना है। केतकी जी ने रीमा को शक की नज़रों से देखा और पूछा, किसके लिए? मेरे लिए और किसके लिए? ये कहकर रीमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में केतकी जी का हास्य स्वर भी शामिल हो गया। बात तो ये छोटी सी थी, लेकिन अगर केतकी जी इसे सच साबित कर देती तो घर का हाल क्या होता, ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।